हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है आपने हमारा पिछला वीडियो ध्यान से देखा था और आपने प्रोनाउंस की बेसिक जानकारी हासिल कर ली होगी। फर्स्ट पार्ट में हमने हमारा फर्स्ट जो प्रोनाउन था, पर्सनल प्रोनाउन, वो हमने पढ़ा। उसके हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों पर्सन पढ़े। उनकी तीनों की मैंने एक टेबल बनाई थी जो आपको नोट करने के लिए कहा था। उम्मीद है आप सभी ने उसको नोट किया होगा। आज हम बात कर रहे हैं बाकी जो पार्ट्स हैं प्रोनाउंस के, उनके बारे में। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा जो प्रोनाउन है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हिंदी में हम निजवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। निज का मतलब स्वयं या खुद के बारे में अगर हम कोई बात कर रहे हैं, अपने आप की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम निजवाचक सर्वनाम को काम में लेते हैं। तो देखिए, निजवाचक सर्वनाम को समझने के लिए हम सबसे पहले ये दो सेंटेंस हैं, इनको ध्यान से देखते हैं। चलिए मेरे साथ ये सेंटेंस पढ़िए। फर्स्ट है डू नॉट डिसीव योर सेल्फ। अगर हम इसका हिंदी अर्थ करें तो हिंदी अर्थ होगा अपने आप को धोखा मत दो। धोखा मत दो। सेकंड हमारा जो सेंटेंस है वो है उसने खुद को चोट पहुंचाई। चोट पहुंचाई। देखिए, अपने आप को धोखा मत दो और दूसरा है खुद को चोट पहुंचाई। इन दोनों सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि इन दोनों सेंटेंस में जो काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है। फर्स्ट में काम हो रहा है धोखा देने का, सेकंड में काम हो रहा है चोट पहुंचाने का। तो इन दोनों में जो काम हो रहा है, उस काम का प्रभाव, उस काम का इफेक्ट जो है वो किस पर पड़ेगा? खुद सब्जेक्ट पर। इन दोनों सेंटेंस में जो भी काम हो रहा है उस काम का इफेक्ट खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ेगा। देखिए, धोखा अगर वो व्यक्ति दे रहा है तो किसको दे रहा है? अपने आप को। अगर सेकंड सेंटेंस में वो जो लड़की है, महिला है, जो भी है, वो चोट पहुंचा रही है, हर्ट कर रही है, चोट पहुंचा रही है, तो चोट पहुंचा रही है किसको? हर सेल्फ, खुद को ही चोट पहुंचा रही है। तो अगर वो खुद को चोट पहुंचाएगी तो दर्द भी किसको होगा? उसको खुद को ही होगा। तो दोनों सेंटेंस में हम देख सकते हैं कि इनमें सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है उस काम का प्रभाव उस सब्जेक्ट पर खुद पर ही पड़ रहा है। तो सिंपली हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझ सकते हैं कि वो प्रोनाउन जिसमें सब्जेक्ट द्वारा किया गया काम का प्रभाव स्वयं सब्जेक्ट पर ही पड़े तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब हम वो शब्द जोड़ देखते हैं जिन शब्दों से हमें पता लग जाए किसी भी सेंटेंस में कि यहाँ कौन से प्रोनाउन का यूज हुआ है। देखिए, यहाँ पर जो हम एग्जाम्पल देख रहे हैं, हम इस एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि यहाँ पर शब्द काम में आया है योर सेल्फ। सेकेंड सेंटेंस में शब्द आया है हर सेल्फ। देखिए, पहली चीज तो आपको ये दिख रही होगी कि ये दोनों जो वर्ड हैं ये सेंटेंस के लास्ट में है। ठीक है, ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि हम जो नेक्स्ट हमारा प्रोनाउन पढ़ेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे, एम्फेटिक प्रोनाउन भी इसी से मिलता जुलता है। तो वहां पर दोनों का डिफरेंस कैसे करेंगे वो देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर योर सेल्फ और हर सेल्फ, ये दोनों वर्ड सेंटेंस के लास्ट में यूज हुए हैं। एम्फेटिक में ऐसा नहीं होगा, तो हम से दोनों में डिफरेंस भी कर पाएंगे। यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ वर्ड काम में आया योर सेल्फ और यहाँ पर वर्ड हमारा काम में आ रहा है हर सेल्फ। तो देखिए, दोनों के लास्ट में ही सेल्फ जुड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात है कि इस प्रोनाउन में वर्ड के लास्ट में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा हुआ होगा, तो जिसको देखकर हम आसानी से पहचान कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम इसके एग्जांपल कि कौन कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जिनको इस प्रोनाउन में काम में लिया जाता है। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं इनको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड्स यूज इन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो वर्ड्स जिनको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में काम में लेते हैं।
वो कौन कौन से वर्ड होंगे जो इस डायग्राम के द्वारा आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सभी अपनी नोटबुक में ये डायग्राम उतार लें, या फिर सिंपली जो जो वर्ड इसमें मैं बता रहा हूँ वो वर्ड आप लिख लें। इन वर्ड से आप आसानी से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की पहचान कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वर्ड हैं। सबसे पहले माई सेल्फ, फिर आवर सेल्वेज, योर सेल्वेज, देम सेल्वेज, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ और योर सेल्फ। देखिए जो प्लूरल हैं वहाँ पर आपको सेल्वेज जुड़ा हुआ दिख जाएगा, ठीक है, और जो सिंगुलर वर्ड्स हैं उनके आगे आपको सेल्फ जुड़ा हुआ दिख जाएगा। तो पहचान कैसे करेंगे? बहुत सिंपली पहचान है, वर्ड के लास्ट में सेल्फ या सेल्वेज जुड़ा हुआ हो और वो वर्ड किसी भी सेंटेंस के लास्ट में हो, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो ये एग्जाम्पल आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर का एग्जाम्पल हो जाएगा, आई एम टीचिंग माई सेल्फ हाउ टू प्ले पियानो। माई सेल्फ, आई एम टीचिंग माई सेल्फ, मैं खुद को सिखा रहा हूँ क्या? प्ले द पियानो, पियानो बजाना। तो यहाँ पर सिखाने का प्रभाव किस पर पड़ा है? माई सेल्फ, खुद पर ही पड़ा है, आई पर, ये जो सब्जेक्ट है हमारा इसी पर सीखने का प्रभाव भी पड़ रहा है, तो इसलिए ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। प्लूरल में हम देखें, वी कैन एंटरटेनमेंट आवर सेल्वेज, हम खुद का ही मनोरंजन कर सकते हैं। यहाँ सब्जेक्ट है वी, मनोरंजन करेंगे तो मनोरंजन किसका हो रहा है? यहाँ पर खुद का ही हो रहा है, आवर सेल्वेज, खुद का ही मनोरंजन यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ इन दोनों में फर्स्ट पर्सन के आई और वी के एग्जाम्पल हमने देखे। दोनों में आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ यूज आएगा और वी के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आवर सेल्वेज यूज में आएगा। अब हम बात करते हैं हमारे सेकंड पर्सन की। सेकंड पर्सन में सिंगुलर है यहाँ पर यू। देखिए सेकंड पर्सन में यू ही होता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। तो हम दोनों एग्जाम्पल देख लेते हैं। डोंट बीट योर सेल्फ अप अबाउट इट, खुद को इसके बारे में चोट मत पहुंचाओ। यहाँ पर चोट किसको लग रही है? योर सेल्फ, खुद को ही लग रही है। प्लूरल हम देखते हैं, डस्ट योर सेल्वेज ऑफ एंड गेट बैक टू वर्क। यहाँ पर डस्ट योर सेल्वेज ऑफ का मतलब हो गया कि आलस छोड़ो, आलस को छोड़ो, गेट बैक टू वर्क, और काम पर लग जाओ। थर्ड पर्सन की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले मस्कुलिन सिंगुलर पर्सन यहाँ पर, जॉन टॉक्स टू हिमसेल्फ समटाइम्स। जॉन क्या करता है कि कई बार, कभी कभी खुद से ही बात कर लेता है। तो बात कौन कर रहा है? जॉन कर रहा है। किससे कर रहा है? खुद से ही कर रहा है। तो खुद ही प्रभावित हो रहा है। जॉन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट पर ही बात करने का प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ पर हिमसेल्फ हमने काम में लिया है और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का एक एग्जाम्पल हो जाएगा। फेमिनिन में देखें, स्त्रीलिंग में हम देखते हैं यहाँ पर, तो सी वाज प्राउड हर सेल्फ फॉर फिनिशिंग द मैराथन। सी वाज प्राउड, उसे गर्व था। किस पर गर्व था? हर सेल्फ, खुद पर ही गर्व था, क्योंकि उसने मैराथन को कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पर प्राउड का प्रभाव भी किस पर पड़ रहा है? सी पर पड़ रहा है। सी यहाँ पर सब्जेक्ट है। न्यूट्रल की बात करें तो माई कैट्स लिटर बॉक्स क्लीन इटसेल्फ। जनरल न्यूट्रल सिंगुलर की बात करें तो मोकेटो टोट देमसेल्फ टू रीड एट यंग एज। ऐसे प्लूरल की बात करें तो दे ब्लेम्ड देमसेल्व्स फॉर व्हाट हैपन, उन्होंने खुद को ही दोषी ठहरा दिया जो कुछ भी हुआ उसके लिए। तो यहाँ पर दोषी खुद ही को ठहरा रहे हैं, तो प्रभाव भी खुद ही पर पड़ेगा, दे जो सब्जेक्ट है उसी पर, तो इसलिए यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। इम्पर्सनल से हम बात करें तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ट्रस्ट वन सेल्फ एंड रियली ऑन वंस ऑन जजमेंट। यहाँ पर भी वंस ऑन जजमेंट की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट की पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए वन सेल्फ हमने काम में लिया है। तो ये सारे एग्जाम्पल हमने जो भी देखे हैं वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल हैं। तो अगर ये एग्जाम्पल आप अच्छे से समझ गए, अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे, तो निश्चित ही आपको ये प्रोनाउन अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। सारे एग्जाम्पल अच्छे से देख लें और उतार, ठीक है। यहाँ पर हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन समाप्त होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रोनाउन की तरफ, जो है हमारा थर्ड प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन को हम दृढ़ता सूचक सर्वनाम भी कहते हैं। दृढ़ता सूचक मतलब जब कोई बात को दृढ़ता से कहा जाए, बात को दृढ़ता से कहा जाए। कैसे कहा जाएगा? तो एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए आपको मैं दो एग्जाम्पल यहाँ दिखा देता हूँ। पहला है आई माई सेल्फ शो द स्नेक, मैंने खुद सांप को देखा।
यहाँ पे देखिए, अगर हम ये कह देते कि आई शॉ द स्नेक, तो इसका केवल इतना प्रभाव होता कि मैंने सांप देखा, एक नॉर्मल वे में कही गई बात है। लेकिन हमने यहाँ पर क्या कर दिया, माई सेल्फ को जोड़ दिया। माई सेल्फ वही है जो हमने अभी पहले वाले प्रोनाउन में देखा था। उस समय मैंने बताया था कि वर्ड सेंटेंस के लास्ट में आएंगे। यहाँ देखिए आपको डिफरेंस समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर एम्फेटिक प्रोनाउन में सेल्फ या सेल्वेज वाले वर्ड सीधे सब्जेक्ट के बाद में आएंगे। तो यहाँ पर जब माई सेल्फ जोड़ दिया तो हमारा जो अर्थ है वो बन गया कि मैंने खुद। यहाँ पर देखिए बात पर जो बात कह रहा है यहाँ सब्जेक्ट, उस पर एक एक्स्ट्रा प्रेशर बन गया है। यहाँ पर दृढ़ता से वो अपनी बात को कह रहा है कि हाँ मैंने खुद सांप को देखा है, तो वो दृढ़ता से अपनी बात को व्यक्त कर रहा है। अगर माई सेल्फ नहीं जोड़ते हैं तो एक नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है कि आई शॉ द स्नेक, मैंने सांप देखा। सेकेंड वर्ड देख लेते हैं, सी हर सेल्फ कुक्ड फूड, उसने खुद खाना बनाया। अगर हम यहाँ पर हर सेल्फ नहीं जोड़े तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा सी कुक्ड फूड, उसने खाना बनाया। ये एक सामान्य सी बात है, खाना बनाया। लेकिन यहाँ पर अगर हमने ये लिख दिया कि उसने खुद खाना बनाया, उसने खुद ने खाना बनाया, तो एक ये बात पर एक्स्ट्रा इफेक्ट यहाँ पर आ जाता है, एक्स्ट्रा प्रभाव यहाँ पर उत्पन्न हो जाता है, दृढ़ता यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। तो अपनी बात को दृढ़ता से व्यक्त करने के लिए हम एम्फेटिक प्रोनाउन को काम में लेते हैं। आप आसानी से समझ गए होंगे। जहां पर सब्जेक्ट के बाद में सेल्फ वाले या सेल्वेज वाले वर्ड जुड़ रहे हैं तो वो सीधा ही कौन सा प्रोनाउन मानेंगे, हम एम्फेटिक प्रोनाउन मानेंगे। एम्फेटिक प्रोनाउन को काम में क्यों लेते हैं हम, अपनी बात को मजबूती से दृढ़ता से व्यक्त करने के लिए। एम्फेटिक प्रोनाउन हमारी बात में एक एक्स्ट्रा इफेक्ट डाल देता है। ठीक है, तो ऐसे कौन कौन से वर्ड होंगे, तो वो वही वर्ड हैं सारे जो हमने पिछले प्रोनाउन में देखे हैं, उनसे कोई अलग वर्ड यहाँ पर नहीं बन रहे हैं। तो चलिए हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, देखिए एम्फेटिक प्रोनाउन की एक सीधी सी बात मैं यहाँ पर और नोट करवा रहा हूँ आपको कि एम्फेटिक प्रोनाउन व्हेन रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड टू एम्फेसाइज द पर्टिकुलर नाउन। एम्फेसाइज करना, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को एम्फेसाइज कर दें, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को दृढ़ता से व्यक्त कर दें, तो वो फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं रहता, बल्कि वो क्या बन जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन बन जाएगा। देखिए वीडियो जब हमने शुरू किए थे, ये टॉपिक जब शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था कि प्रोनाउंस मोस्टली 6 ही होते हैं, लेकिन हम प्रोनाउंस पढ़ रहे हैं 9। तो हम हमारे 9 प्रोनाउंस क्यों हो रहे हैं, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने देखिए रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक जो प्रोनाउन है दोनों सेम होते हैं, लेकिन हमने इन दोनों को अलग कर दिया है ताकि हम इनको गहराई से समझ सकें। ठीक है, यहाँ पर इसकी एम्फेटिक प्रोनाउन की डेफिनेशन भी यहाँ पर काम में आ रही है कि एम्फेटिक प्रोनाउंस आर प्रोनाउन फॉर्म्स विच एम्फेसाइज ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ द नाउन ऑफ प्रोनाउन, कि जो नाउन या प्रोनाउन है उसकी इम्पोर्टेंस को ये बढ़ा देता है, एम्फेसाइज कर देता है, उसमें दृढ़ता ले आता है। देखिए वही फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के हम एग्जाम्पल यहाँ देख रहे हैं। पहला एग्जाम्पल है आई माई सेल्फ सो द मास्क थीफ, मैंने खुद मास्क वाले थीफ को देखा। तो मैंने खुद देखा है, बात में वजन हो गया, प्रभाव हो गया, इफेक्ट हो गया। यू योर सेल्फ शुड लर्न टू डू इट, तुम्हें खुद ही ये सीखना पड़ेगा, तो ये भी एक प्रभाव को उत्पन्न करता है। जैसे ये सारे एग्जाम्पल हैं। ही हिमसेल्फ कुक्ड ए मील फॉर डिनर, उसने खुद डिनर के लिए फूड बनाया, मील बनाया। सी हर सेल्फ एग्री टू हेल्प हिम, वो खुद ही मदद के लिए तैयार हो गई। वी आवर सेल्वेज विल सपोर्ट यू, हम खुद ही तुम्हारी मदद करेंगे, तुम्हें सपोर्ट करेंगे। दे देमसेल्वेज वॉलंटियर टू क्लीन द स्कूल कंपाउंड, वो खुद ही वॉलंटियर बने हैं स्कूल की सफाई करने के लिए। तो अब हम देखते हैं कि इन सभी एग्जाम्पल्स के द्वारा हमें अच्छे से समझ में आ रहा है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में और एम्फेटिक प्रोनाउन में क्या डिफरेंस है। सीधा सा डिफरेंस पहचान के लिए मैंने आपको बता ही दिया है। अगर सेल्फ या सेल्वेज वाले वर्ड अगर किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आए तो वो हो जाएगा, कौन सा प्रोनाउन हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। अगर सेल्फ या सेल्वेज वाले वर्ड किसी भी सेंटेंस के लास्ट में आते हैं, मिडिल में आते हैं, तो वहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। और अगर सेल्फ या सेल्वेज वाले वर्ड जब सब्जेक्ट के जस्ट बाद में आते हैं, सब्जेक्ट के बाद में आएंगे, तो वो एम्फेटिक प्रोनाउन में काम में आएंगे। तो उम्मीद है आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये प्रोनाउन दोनों रिफ्लेक्सिव और एम्फेटिक एक ही हैं,
लेकिन हमने इनको गहराई से समझने के लिए अलग अलग पढ़ा है ताकि भविष्य में भी आपसे कोई गलती नहीं हो। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारा सबसे इंपॉर्टेंट प्रोनाउन जो है उसकी तरफ। प्रोनाउंस में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, यह है हमारा प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन को हिंदी में हम संबंधवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। संबंधवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम है जो हमारा संबंध व्यक्त करता है। देखिए, समझने के लिए वही दो एग्जांपल हम फिर से देखते हैं। फर्स्ट है आई मेट द बॉय हु हैड स्टूड फर्स्ट। हिंदी अर्थ करें तो इसका है कि मैं उस बच्चे से मिला, उस बच्चे से मिला जिसने प्रथम स्थान प्राप्त किया, प्रथम स्थान प्राप्त किया। देखो, यहां पर दो सेंटेंस बन रहे हैं हमारे। फर्स्ट सेंटेंस हमारा बन रहा है आई मेट द बॉय, मैं बच्चे से मिला। और सेकंड सेंटेंस हमारा बन रहा है हैड स्टूड फर्स्ट, प्रथम स्थान प्राप्त किया। अब इन दोनों सेंटेंस को हम देखें तो हु ने जोड़ दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है? दो सेंटेंस हैं, दोनों को क्या किया, हु ने आपस में जोड़ दिया। देखिए, आपको एक चीज और बता देता हूं, रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो 10th क्लास में अलग से ही टॉपिक है इसका। 10th को ये रिलेटिव प्रोनाउन अलग से ग्रामर में पढ़ना पड़ेगा। प्रोनाउंस में एक टॉपिक दिया गया है ग्रामर में और वो है रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन जो 10th के बच्चे देख रहे हैं वीडियो, 11th के देख रहे हैं, 9th के देख रहे हैं, वो सारे ध्यान से देख लें। 8th तक तो खैर आएंगे, बाकी इन सबको भी अलग से एक एक टॉपिक दिया हुआ है, तो ध्यान से देखें। तो हमारा प्रोनाउन क्या कह रहा है, दो सेंटेंस हैं और दोनों को हु ने जोड़ दिया है। ठीक है, इससे फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस था उसका संबंध स्थापित हो गया किससे, सेकंड जो सेंटेंस है उससे। चले नेक्स्ट और देख लेते हैं। दिस इज द बुक, यह किताब है। विच, जो कि, विच का मतलब हो गया जो कि। आई बोट, मैंने खरीदी। देखिए, फर्स्ट सेंटेंस है दिस इज द बुक, ये किताब है। कौन सी किताब है हमें नहीं पता, बस इतना बता रखा है कि केवल एक किताब है। लेकिन सेकंड सेंटेंस देखते हैं तो है कि आई बोट, मैंने खरीदी है। अब मैंने क्या खरीदा है ये भी मुझे नहीं पता है। लेकिन जब इन दोनों सेंटेंस के बीच में विच को जोड़ दिया तो विच ने क्या किया, विच ने इन दोनों सेंटेंस को भी जोड़ दिया। तो अगर विच को जोड़कर हम इसका अर्थ बनाएंगे तो इसका अर्थ अलग निकल जाएगा। क्या अर्थ बनेगा, यह वह किताब है जो मैंने खरीदी थी। ये मीनिंगफुल यहां पर सेंटेंस हमारा बन गया। अगर विच को हम नहीं जोड़ते तो दोनों सेंटेंस अलग अलग होते, और अलग अलग होते तो इनका अर्थ अपने आप में पूरा नहीं होता, जिससे पढ़ने वाले को समझ में नहीं आता कि यहां पर स्पीकर कहना क्या चाहता है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो हु, विच, ये दोनों रिलेटिव प्रोनाउन यहां पर होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ रहे हैं, एक दूसरे से इनका संबंध बता रहे हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं और इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले हम इसकी एक डेफिनेशन छोटी सी यहां पर देख लेते हैं। हमारी डेफिनेशन कह रही है कि जो प्रोनाउन दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करेगा और उससे पहले एंटीसीडेंट हो, एंटीसीडेंट का मतलब पूर्ववर्ती, एंटीसीडेंट का मतलब क्या होगा, पूर्ववर्ती, वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। पूर्ववर्ती मतलब, आप इसको पूर्ववर्ती को थोड़ा सा समझ लीजिए, यानी कि सेंटेंस की शुरुआत, सेंटेंस की शुरुआत जरूर वहां पर आपको दी हुई होगी, यानी कि जिस बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी प्रारंभिक सिचुएशन आपको दी हुई होगी और उस प्रारंभिक सिचुएशन के आधार पर ही आपको वहां पर प्रोनाउन लगाना है। ठीक है, इसमें जो वर्ड इसमें काम में आ रहे हैं वो वर्ड यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके द्वारा ही हम पहचान कर पाएंगे। जैसे हु, विच, दैट, हुज, हुम, ये सबसे मोस्ट यूजेबल हैं। इसके अलावा एक दो और हैं तो वो आपको एग्जाम्पल में आगे दिख जाएंगे। ये रिलेटिव प्रोनाउन, इनमें रिलेटिव प्रोनाउन का यूज होता है इन वर्ड्स के द्वारा। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव प्रोनाउन में कौन कौन से वर्ड काम में आते हैं और कैसे आते हैं। ठीक है,
अब हम आगे चलते हैं इसके एग्जाम्पल्स की तरफ। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको सारे एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हुए हैं। 10th बोर्ड में जो जो आपको प्रोनाउन दिए हुए होंगे, रिलेटिव प्रोनाउन के जो जो एग्जाम्पल दिए हुए होंगे, वो सारे एग्जाम्पल मैंने यहाँ आपको दिए हैं, सारे वर्ड काम में लिए हैं। तो हमारे ये वर्ड है हु, whom, which, why, when, where, whose, that। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने आपको इनकी मीनिंग दी है, इस मीनिंग में काम में आते हैं, और साथ में एक एक इनका एग्जाम्पल भी दिया है। तो आप पूरी टेबल को, वीडियो को पॉज करके उतार लीजिएगा। मीनिंग जब तक आपको पता नहीं होगी आप कर नहीं पाएंगे कि हमें कौन सा वर्ड कहाँ काम में लेना है। तो सबसे पहले हु देखिए, रिलेट्स टू पीपल, ये पुरुष से संबंधित होता है, व्यक्ति से संबंधित होता है। कौन से व्यक्ति से? जो कि सब्जेक्ट हो। ठीक है, जैसे द म्यूजिशियन हु रोट दिस सॉन्ग इज फ्रेंच। द म्यूजिशियन वो संगीतकार, हु जिसने, रोट दिस सॉन्ग यह गाना लिखा है, इज फ्रेंच वो फ्रेंच है। तो यहाँ पे फ्रेंच कौन है? म्यूजिशियन है। हमें कैसे पता लगा? हु ने बताया। किसने बताया हमें? हु ने बताया कि जो म्यूजिशियन है वो एक फ्रेंच पर्सन है, फ्रेंच व्यक्ति है। ठीक है, दूसरा देखते हैं हुम। हुम का मीनिंग है यहाँ पर रिलेट्स टू पीपुल, ये भी लोगों से संबंधित ही है, पर्सन से संबंधित ही है। लेकिन कौन से पर्सन से? ऑब्जेक्ट, वो पर्सन जो कर्म के रूप में काम में आते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखिए, आई नो दैट बॉय, मैं लड़के को जानता हूँ। सिट्स देयर नेक्स्ट टू यू, तुम्हारे आगे बैठता है। अब यहाँ अलग अलग पढ़ते हैं, मैं लड़के को जानता हूँ, तो हमें नहीं पता कि कौन से लड़के की बात हो रही है। और अगर सेकंड सेंटेंस अलग से पढ़ें, सिट नेक्स्ट टू यू, तुम्हारे आगे बैठता है, तो कौन बैठता है ये हमें नहीं पता है। तो हूम ने क्या किया? इन दोनों को जोड़ दिया। जोड़ते ही पूरा सेंटेंस बन गया कि मैं उस लड़के को जानता हूँ जो तुम्हारे आगे बैठता है। दोनों आपस में रिलेट कर रहे हैं, दोनों का संबंध यहाँ पर बन गया है। विच देखें तो रिलेट्स टू एनिमल एंड ऑब्जेक्ट। विच का यूज हम जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए काम में लेते हैं। ठीक है, जैसे दिस इज द केक मेरी मेड। दिस इज द केक, ये केक है। ठीक है, ये केक है। मेरी मेड, मेरी ने बनाया है। अब मेरी ने क्या बनाया हमें नहीं पता है, और ये केक है तो केक कहाँ से आया ये हमें नहीं पता है। तो विच ने इन दोनों को जोड़ दिया, तो हमारा सेंटेंस बन गया कि ये वो केक है जो मेरी ने बनाया है। ठीक है, तो इस तरह से रिलेटिव प्रोनाउन काम आते हैं। अब देखिए नेक्स्ट और देख लेते हैं। वाई रेफर्स टू रीजन, कारण के लिए। डू यू नो द रीजन वाई द मार्केट इज क्लोज टूडे, क्या तुम कारण जानते हो कि बाजार आज क्यों बंद है। तो यहाँ पर वाई हमें ये बता रहा है कि बाजार बंद होने का कारण यहाँ पर पूछा जा रहा है। वेन रेफर्स टू टाइम, ये समय को व्यक्त करता है। द डे वेन द कंसर्न टेक्स प्लेस इज सैटरडे, कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन सैटरडे था। उस सैटरडे को उस कंसर्न से यहाँ पर जोड़ा गया है, किसके माध्यम से? वेन के माध्यम से। तो यहाँ पर वेन रिलेटिव प्रोनाउन को काम में ले रहा है। रेफर्स टू प्लेस, वेयर जगह, स्थान, स्थान को व्यक्त करता है। जैसे दिस इज द हाउस, ये घर है, यह घर है। कौन सा घर है? माई सन वाज बोर्न, मेरा बेटा पैदा हुआ। तो ये घर है, कौन सा घर है हमें नहीं पता, बेटा पैदा हुआ कहाँ हुआ हमें नहीं पता। तो वेयर ने इन दोनों का आंसर दे दिया, इन दोनों को जोड़ करके, कि ये वो घर है जहां मेरा बेटा पैदा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हुज। रेफर्स टू पोजेशन, पोजेशन का मतलब अधिकार। पोजेशन का मतलब क्या है यहाँ पर? अधिकार। ये अधिकार को व्यक्त करने के लिए काम में आता है। जैसे द बॉय हुज फोन जस्ट रैंग शुड स्टैंड अप। द बॉय लड़का, फोन जस्ट रैंग अभी फोन बजा है, शुड स्टैंड अप खड़ा हो जाए। तो कौन सा लड़का खड़ा हो जाए? जिसका अभी फोन बजा है। तो हमें ये बात किसने बताई कि फोन बजने वाला खड़ा होना है? हुज ने बताई है। क्या बताया है हुज ने? कि जिस लड़के का फोन बजा है वो खड़ा हो जाए। लास्ट हमारा दैट, रिलेट्स टू पीपल, एनिमल एंड थिंग्स। ये तीनों में ही काम आता है, लोगों के लिए, जानवरों के लिए और वस्तुओं के लिए दैट का यूज हम करते हैं। 12th सितंबर इज द डेट दैट आई वाज बोर्न। अगर अलग अलग पढ़ते हैं तो 12th सितंबर इज द डेट, 12 सितंबर दिनांक है, तारीख है। किस बात की तारीख है? आई वाज बोर्न, मैं पैदा हुआ था। ठीक है, 12 सितंबर तारीख है, अलग पढ़ा तो ये अर्थ आया।
आई वाज बोर्न, मैं पैदा हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये हमें नहीं पता। 12 सितंबर कौन सी तारीख है ये हमें नहीं पता। तो दैट ने क्या किया, इन दोनों को जोड़ दिया, थिंग को पर्सन से उसने जोड़ दिया। ठीक है, तो अर्थ क्या बन गया, 12 सितंबर वो तारीख है जब मैं पैदा हुआ था। ठीक है, आप अच्छे से समझ गए होंगे। मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूं तो आप इसको अच्छे से नोट कर पाएंगे। इसको अगर नोट कर लेंगे तो आपको ये जो हमारा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारा, एम्फेटिक प्रोनाउन हमारा और रिलेटिव प्रोनाउन अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप ये प्रोनाउंस अच्छे से समझ गए होंगे। आज इस वीडियो के बाद में अब हमारे एक या दो वीडियो और बनेंगे। एक वीडियो में हम बाकी के प्रोनाउंस कवर कर लेंगे। इसके बाद में एक वीडियो में हम जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज हैं, टेस्ट हैं, वो मैं आपके लिए यहाँ पर ऑनलाइन उपलब्ध करवा दूंगा, तो आप वो एग्जाम्पल और टेस्ट दे सकते हैं। साथ ही मैं चाहता हूँ कि अब हम कुछ हमारे लाइव सेशन भी करें, तो आप मुझे कमेंट में बताना कि अगर हम लाइव क्लासेज लेना शुरू करें तो क्या आप ज्वाइन करना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, तो इसके बारे में मुझे बताइएगा। उम्मीद है आज के तीनों प्रोनाउंस आपको अच्छे से समझ में आएंगे होंगे। पूरा वीडियो आपने ध्यान से देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।